हेलो बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज़ आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी के सेकंड सेमेस्टर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है आर्चिगोनिएट्स एंड प्लांट आर्किटेक्चर। स्टूडेंट्स, इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कई सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस कवर कर चुका हूं जो कि आपके एग्जाम पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो चैनल के अंदर जाकर देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट उस प्लेलिस्ट तक पहुंच जाएंगे। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में। आज हम जानेंगे कि फ्लावरिंग प्लांट के अंदर जो फ्लावर्स पाए जाते हैं उनका क्या फंक्शंस होता है, वो किस तरह की स्ट्रक्चर्स हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछली वीडियो के अंदर हमने इन्फ्लोरेसेंस के बारे में डिस्कस किया। स्पेशल टाइप के इन्फ्लोरेसेंस के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इन्फ्लोरेसेंस में हमने देखा था कि किसी भी फ्लोरल एक्सिस पर फ्लावर्स का जो अरेंजमेंट होता है उसी को हम कहते हैं इन्फ्लोरेसेंस। यानी अभी तक के हमने फ्लावर्स के गुच्छों के बारे में यानी बंडल्स के बारे में डिस्कस किया। आज हम सिर्फ एक पर्टिकुलर फ्लावर को कंसीडर करेंगे और उसकी स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। उसका प्रत्येक पार्ट्स किस पर्टिकुलर फंक्शंस को परफॉर्म करता है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं बुक्स की डेफिनेशन को थोड़ा साइड में रखता हूं और सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कि फ्लावर क्या है, जिसे एक कॉमन मैन प्रकृति के अंदर एक सुंदरता का प्रतीक मानता है। आप अपने घरों में जो गमले रखे होते हैं या किसी गार्डन्स के अंदर देखते हैं जब फ्लावर को, तो आप देखते हैं कितना सॉफ्ट है, कितना कलरफुल है और कितना अच्छा दिखाई पड़ता है। लेकिन एक्चुअल में फ्लावर क्या है, व्हाट इज फ्लावर? तो फ्लावर फ्लावरिंग प्लांट के अंदर पाया जाने वाला एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। क्या? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। समझते हैं, अगर हम ह्यूमन के केस में कंसीडर करें तो मेल के केस में पेनिस और फीमेल के केस में वर्जाइना, ये सब क्या है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इसी तरह से स्टूडेंट्स, फ्लावरिंग प्लांट के अंदर भी जो फ्लावर्स होते हैं वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। तो अगर आप लोग किसी गार्डन्स के अंदर जाकर के फ्लावर्स को तोड़ते हैं, यानी कि आप किसी प्लांट के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को, उसके पार्ट्स को तोड़ रहे हो, ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि फ्लावर जो होते हैं उसमें 4 वॉल्स का बना होता है। फ्लावर्स आर मेड अप ऑफ 4 वॉल्स। इसमें 2 आउटर वॉल्स होती हैं और 2 इनर वॉल्स होती हैं। जो आउटर वॉल्स होती हैं उसमें कैलिक्स और कोरोला पाया जाता है, और जो इनर वॉल्स होती हैं उसमें एंड्रोशियम और गाइनोशियम पाया जाता है। एंड्रोशियम जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और गाइनोशियम जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। अब जरा ध्यान से सोचिए, चीज़ों को लॉजिकली समझने की कोशिश करो। फ्लावर में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो दोनों ही पाया जा रहा है एक ही फ्लावर में, तो ऐसे फ्लावर को आप क्या कहेंगे? बाइसेक्सुअल। अगर फ्लावर में एक ही रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पाई जाती, या तो मेल पाया जाता या फीमेल पाया जाता, तो ऐसे केस में आप फ्लावर को कंसीडर करते यूनिसेक्सुअल फ्लावर के रूप में। यानी अगर मैं ह्यूमन के केस से थोड़ा रिलेट करके चीज़ों को आपको समझाऊं तो हम लोग क्या है? यूनिसेक्सुअल है। क्योंकि हमारी बॉडी में अगर मेल बॉडी है तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाया जाता है, अगर फीमेल बॉडी है तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाया जाता है। तो इसी तरह से फ्लावर में भी है। लेकिन फ्लावर जो है बाइसेक्सुअल भी होते हैं, यूनिसेक्सुअल भी होते हैं। बाकी क्लासिफिकेशन तो देखो एक सब्जेक्टिव पार्ट है। आप किसी भी पैरामीटर को कंसीडर करके किसी भी चीज़ को क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं फ्लावर को कह सकता हूँ कि ये एनुअल है, पेरेनियल है, बाई एनुअल है, तो उसके आधार पर कई तरह से पैरामीटर्स होते हैं जिसके बेस पर आप क्लासीफाई कर सकते हैं। तो अभी तक आपने ये जाना कि फ्लावर जो होते हैं वो फ्लावरिंग प्लांट के अंदर पाए जाने वाले एक रिप्रोडक्टिव यूनिट होते हैं, एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं। और उसके स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपसे बताया कि इनके 4 वॉल्स पाए जाते हैं। इनमें 2 आउटर वॉल्स होते हैं, 2 इनर वॉल्स होते हैं। आउटर वॉल्स जो होते हैं उसमें कैलिक्स एंड कोरोला प्रेजेंट रहता है, और जो इनर 2 वॉल्स होते हैं उसमें एंड्रोशियम और गाइनोशियम पाया जाता है। फ्लावर्स के अंदर जो 2 आउटर वॉल्स पाए जाते हैं उन्हें नॉन इसेंशियल के रूप में कंसीडर किया जाता है, और जो इनर वॉल्स पाए जाते हैं एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, उसे इसेंशियल स्ट्रक्चर के रूप में कंसीडर किया जाता है। इसका कारण क्या है? देखिए, नॉन इसेंशियल स्ट्रक्चर्स की अगर मैं बात कर रहा हूं फ्लावर के अंदर, तो उसमें कैलिक्स आता है, कोरोला आता है, सेपल्स आता है, पेटल्स आता है। और इसेंशियल स्ट्रक्चर की अगर मैं बात कर रहा हूं तो उसमें 2 जो इनर वॉल्स होते हैं, स्टेमेंस एंड गाइनोशियम, ये आते हैं। सोचो जरा, इन्हें इसेंशियल क्यों कंसीडर किया होगा? क्योंकि स्टूडेंट्स, अगर पेटल्स ना हो किसी फ्लावर पर तो भी रिप्रोडक्शन पॉसिबल है, अगर कैलिक्स ना हो तो भी रिप्रोडक्शन हो सकता है। क्योंकि रिप्रोडक्शन होने के लिए होता क्या है? 2 मेन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होने जरूरी हैं, एक स्टेमेंस और एक गाइनोशियम। अगर इनमें से दोनों एब्सेंट है या इनमें से एक भी एब्सेंट है
तब रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए जो नॉन इसेंशियल स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे कि कैलिक्स, कोरोला, सेपल्स एंड पेटल्स, इन्हें नॉन इसेंशियल कंसीडर किया गया है क्योंकि इनके बिना भी फ्लावर के अंदर रिप्रोडक्शन हो सकता है। जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें से जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो हो सकता है। हालांकि स्टूडेंट्स, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कैलिक्स का अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन है। इन सभी इसेंशियल जो पार्ट्स होते हैं फ्लावर के अंदर, इनका भी अपना एक पर्टिकुलर फंक्शंस होता है। जैसे मैं कैलिक्स के बारे में बात कर रहा हूं तो ये जो है प्लांट के अंदर फूड को प्रोड्यूस करते हैं। वहीं यदि मैं कोरोला की बात कर रहा हूं तो ये जो है पोलिनेशन को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे इंसेक्ट होते हैं तो इंसेक्ट को ये अट्रैक्ट करते हैं ताकि पोलिनेशन की प्रक्रिया कंप्लीट हो। अगर मैं सेपल्स की बात कर रहा हूं तो वो जो है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करता है, उनकी रक्षा करता है। पेटल्स फर्दर जो है फ्लावर्स को अट्रैक्टिव बनाते हैं ताकि कोई जो पोलिनेटर्स हो वो अट्रैक्ट हो। तो हालांकि इनका एक पर्टिकुलर फंक्शन है लेकिन इन्हें फ्लावर्स के अंदर नॉन इसेंशियल स्ट्रक्चर के रूप में कंसीडर किया जाता है। वहीं यदि मैं बात कर रहा हूं इसेंशियल स्ट्रक्चर की तो उसमें स्टेमेंस आता है, गाइनोशियम आता है। स्टेमेंस के बारे में मैंने आपसे बताया कि ये जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, इसमें पोलन ग्रेन्स होते हैं, यानी कि जो स्टेमेंस होते हैं वो पोलन ग्रेन को प्रोड्यूस करते हैं और पोलन ग्रेन्स के अंदर जो है मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स प्रेजेंट रहती हैं। वहीं यदि मैं गाइनोशियम की बात कर रहा हूं तो गाइनोशियम के 3 पार्ट होते हैं। ये जिसे जो है 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, एक ओवरी, स्टिग्मा एंड स्टाइल। अब जैसे मैं स्टिग्मा की बात करूं तो ये जो है स्टिकी सरफेस प्रोवाइड करता है जिससे कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उन्हें कैप्चर किया जा सके। वहीं यदि मैं बात कर रहा हूं स्टाइल के बारे में तो एक तरीके से ट्यूब का फॉर्मेशन करता है जिससे कि जो पोलेंस होते हैं वो ट्रेवल करके ओवरी के पास पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, जब आप फ्लावर्स के बारे में पढ़ रहे हो। स्टूडेंट्स, अब हम बुक्स की डेफिनेशन को फॉलो करते हुए आइए समझते हैं फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में। पुष्प यानी फ्लावर जो होते हैं वो प्लांट की रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, जनन संरचना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से संबंधित यानी लैंगिक जनन से संबंधित सभी प्रक्रियाएं फ्लावर के अंदर होती है। अतः फ्लावर की अनुपस्थिति में यानी किसी भी फ्लावरिंग प्लांट में अगर फ्लावर अनुपस्थित हो या फ्लावर नहीं होता तो क्या होता कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता जिससे कि फ्रूट नहीं बनता और सीड भी नहीं बनता। यानी इन तीनों चीजों का बनना असंभव था। अगर फ्रूट नहीं बनते तो सोचो जरा, आज जो दुनिया में इतने सारे फ्रूट आप लोग खाते हो वो फ्रूट आप नहीं खा पाते। तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है फ्लावर का। और अगर फ्लावर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता तो नए प्लांट कैसे बन पाते। ठीक है, मॉर्फोलॉजी की दृष्टि से फ्लावर जो होता है एक मॉडिफाइड शूट है जिसमें कि नोड्स और इंटरनोड्स पर्व संधियां सहित रूप से व्यवस्थित यानी अरेंज होती हैं। पर्व संधियों पर बांध्य एवं उर्वर उपांग यानी अपेंडिजेस उपस्थित होते हैं जिन्हें हम फ्लोरल लीव्स कहते हैं। पुष्पों के ऐसे समूह को यानी फ्लावर्स का ऐसा ग्रुप जो कि एक कॉमन एक्सिस पर लगे हों उसे हम इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। इन्फ्लोरेसेंस के बारे में काफी डिटेल वीडियो में ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं तो आपको डेफिनेटली पता होगा। और यह सामान्य एक्सिस, अब ये जो मैं कॉमन एक्सिस की बात कर रहा हूं इसे हम क्या बोलेंगे, पेडंकल। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि पेडंकल और पेडिसल में क्या डिफरेंस होता है। पेडंकल पर प्रत्येक पुष्प यानी प्रत्येक फ्लावर जो होता है वो एक पेडिसल द्वारा जुड़ा रहता है और पेडिसल युक्त अगर कोई फ्लावर है तो उसे हम बोलते हैं पेडिसलेट फ्लावर, राइट, उसे हम बोलेंगे पेडिसलेट। अनेक पुष्पों में व्रंत नहीं होता है यानी काफी सारे ऐसे भी फ्लावर पाए जाते हैं जिनमें कि पेडिसल अब्सेंट रहता है। तो अगर पेडिसल अब्सेंट होगा तो वो फ्लावर जो है डायरेक्टली पेडंकल से अटैच रहेगा। ऐसे फ्लावर को हम सेसाइल फ्लावर कहते हैं। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म की मॉर्फोलॉजी के बारे में यदि आप लोग स्टडी कर रहे हैं तो वहां पर चीजों को रटने से काम नहीं चलेगा, आपको लॉजिकली समझना पड़ेगा। फ्लावर्स में अपेंडिजेस के 4 वॉल्स पाए जाते हैं। मैंने आपसे इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी बता दिया था कि फ्लावर में 4 वॉल्स पाए जाते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। कैलिक्स एंड कोरोला को नॉन इसेंशियल स्ट्रक्चर्स के रूप में उसे कंसीडर किया जाता है। वहीं एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम को इसेंशियल स्ट्रक्चर के रूप में कंसीडर किया जाता है। और ये अपेंडिजेस फ्लावर स्टॉक के यानी वृंत के दूरस्थ सिरे पर उपस्थित रिसेप्टिकल अथवा थैलेमस पर एक निश्चित सीक्वेंस में अरेंज रहते हैं, एक क्रम में व्यवस्थित होते हैं। प्रिमिटिव वंशों में उपांग यानी अपेंडिजेस प्राय स्पाइरल क्रम में यानी कि स्पाइरल रूप से अरेंज यानी विन्यासित रहते हैं, जबकि एडवांस कुलों में ये जो है वोल्ड यानी कि वोल्ड सीक्वेंस में क्रम में पाए जाते हैं। यदि पात्र में बाह्य दलपुंज पुमंग जायांग के आधार पर निविष्ट हो तो ऐसे में जो फ्लावर होगा वो हाइपोगाइनस कहलाता है। हाइपोगाइनस फ्लावर के बारे में और भी मैं डिटेल में आपको बताऊंगा, डोंट वरी। यदि ये उपांग अंडाशय के शीर्ष पर निविष्ट हो तो ऐसे में उसे फ्लावर को हम कहेंगे इपीगाइनस। ठीक है, यानी पोजीशन के बेस पर हाइपोगाइनस और इपीगाइनस टर्मिनोलॉजी का यूज किया जाता है।
कभी कभी जैसे कि रोजा में पुष्प का पात्र चपटा एवं प्यालेनुमा होता है। इसमें जायांग पात्र के केंद्र में यानी सेंटर पर तथा अन्य उपांग जो होते हैं वो प्याले की भांति परिधि पर संलग्न यानी पेरीफेरी पर संलग्न रहते हैं। ऐसे पुष्प जो होते हैं वो पेरीगाइनस कहलाते हैं। तो यानी कि फ्लावर को इस तरीके से भी आप लोग डिवाइड कर सकते हैं या कैटेगराइज कर सकते हैं कि फ्लावर्स के 3 टाइप हो गए, हाइपोगाइनस, इपीगाइनस एंड पेरीगाइनस। सेक्सुअलिटी के बेस पर भी सेक्सुअल, बाइसेक्सुअल या और भी कई सारे ऐसे। मैंने आपसे कहा था कि क्लासिफिकेशन एक सब्जेक्टिव पार्ट है जिसमें आप किसी भी पैरामीटर को कंसीडर करके किसी भी चीज को, सिर्फ फ्लावर को ही नहीं, किसी भी चीज को आप कैटेगराइज कर सकते हैं। हेडिंग डाल लीजिए स्टूडेंट्स, कैलिक्स। कैलिक्स के बारे में आपको लिखना है, यह पुष्पी पत्रों में यानी फ्लावर्स के अंदर पाए जाने वाले जो वॉल्स होते हैं उसमें सबसे आउटर वॉल्स पाया जाता है कैलिक्स का। ठीक है, कैलिक्स अनेक सेपल से बना होता है। सामान्यतः कैलिक्स जो होता है वो लीफ से मिलती जुलती यानी उससे सिमिलरिटी शो करने वाली एक ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर्स होते हैं। अनेक बीजपत्री पौधों के पुष्पों में जैसे कि आइरिस है या ग्लेडियोलस है या ट्यूलिप रहता है या इसके अलावा नार्सिसस है, तो इनके अंदर बाह्य दल यानी कि आपका जो कैलिक्स है वो सेपल्स के समान कलरफुल होते हैं और पुष्प कलिका की रक्षा यानी उसके प्रोटेक्शन के अतिरिक्त पॉलिनेशन के समय कीटों को यानी जो इंसेक्ट होते हैं जो कि पॉलिनेशन करते हैं उनको ये जो है अट्रैक्ट करते हैं, उन्हें अट्रैक्ट करने में भी हेल्प करते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें कोरोला के बारे में, तो यह पुष्पी पत्रों में यानी कि फ्लावर्स के अंदर पाए जाने वाले जो वॉल्स होते हैं उसका ये दूसरा वॉल्स होता है, दूसरा चक्र होता है। ठीक है, यह बाह्य दलपुंज से ठीक अंदर की ओर स्थित होता है। यह अनेक पेटल से बना होता है। सामान्यतः कोरोला जो होते हैं वो बड़े आकर्षक रंगों के होते हैं यानी कि डिफरेंट कलर्स के पाए जाते हैं और काफी बड़े होते हैं और बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं। इनका मेन फंक्शन जो होता है वो पोलिनेशन यानी परागकण के लिए कीट व पक्षियों को अपनी ओर आकर्षित करना, उन्हें अट्रैक्ट करना होता है। वायु परंगित पुष्पों से दलपत्र प्राय छोटे व अनाकर्षक होते हैं यानी कि अनअट्रैक्टिव होते हैं। प्राय एक पुष्प के सभी दलपत्र जो होते हैं वो समान होते हैं और ऐसा दलपुंज यानी ऐसा कोरोला जो कि समान दलपत्रों से बना हो उसे रेगुलर कहा जाता है, सममित कहलाता है। ठीक है, परंतु कुछ पुष्पों जैसे कि फ्यूमेरिया में देखा जाता है या पायरस में देखा जाता है, इनमें सभी दलपत्रों की आकृति समान नहीं होते हैं। ठीक है, ऐसे दलपुंज को इरेगुलर कहते हैं। ठीक है, तो जहां पर भी मैं फैमिलीज को पढ़ाते हुए कहूंगा कि भाई इसमें कोरोला जो होता है वो इरेगुलर होता है या रेगुलर होता है, तो वहां पर आप आसानी से समझ जाना। ठीक है, ये चीजें मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि आप आगे चल करके जब आप फैमिलीज को पढ़ेंगे तो वहां पर आपको आसानी हो जाएगी जब मैं इस तरह की टर्मिनोलॉजी का यूज करूंगा। ठीक है, वहां पर आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आगे नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट्स, बाह्य दलपुंज एवं दलपुंज सामूहिक रूप से पेरियंथ कहलाते हैं। द्विबीजपत्री में परिदलपुंज 2 चक्रों बाह्य दलपुंज एवं दलपुंज में डिफरेंशिएट होता है, परंतु एक बीजपत्री में दोनों समूह के टेपल्स होते हैं यानी परिदल होते हैं, एक समान होते हैं, अर्थात वे जो है बाह्य दलपत्र व दलपत्र में विभेदित नहीं होते हैं, इनमें डिफरेंशिएट नहीं होते हैं। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स एंड्रोशियम के बारे में। ठीक है, हमने अभी डिस्कस किया फ्लावर के कैलिक्स का पार्ट के बारे में, कोरोला पार्ट के बारे में। अब हम इसेंशियल पार्ट पर आ चुके हैं यानी कि जो प्लांट के रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है वो है एंड्रोशियम। ठीक है, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। एंड्रोशियम के बारे में लिखेंगे, फ्लावर के अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो एंड्रोशियम कहलाता है। विभिन्न जातियों एवं वंशों के पुमंग में यानी एंड्रोशियम में स्टेमेंस की संख्या निश्चित व अनिश्चित हो सकती है, यानी कि डेफिनिट नंबर भी हो सकता है और इनडेफिनिट नंबर भी हो सकता है। प्रत्येक पुंकेसर 2 भाग, एक तो फिलामेंट और दूसरा एंथर लोब्स होते हैं। ठीक है, इसके 2 पार्ट होते हैं और ये दोनों कोष्टक पुतंतु के शीर्षक पर कनेक्टिव द्वारा एक तरीके से योजी द्वारा जुड़े रहते हैं। प्रत्येक परागकोश में असंख्य यानी बहुत सारे पोलन ग्रेन पाए जाते हैं और ये जो पोलर ग्रेन्स होते हैं इन्हीं से ही पोलिनेशन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, प्रत्येक पोलन ग्रेन जो होता है वो मेल गैमेटोफाइट बनाता है। राइट, आगे नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट्स, फ्लावर में पुंकेसरों की संख्या प्राय दलपत्रों की संख्या के बराबर तथा उससे दुगनी होती है। कुछ पुष्पों में यानी कुछ फ्लावर्स में एक अथवा अधिक पुंकेसर निष्क्रिय एवं बंद होते हैं जिन्हें हम स्टेमिनोड कहते हैं। इसके अतिरिक्त निम्फिया आदि कुछ वंशों में पुंकेसर के तंतु जो होते हैं वो पेटलॉइड होते हैं। राइट, हेडिंग डाल लीजिए स्टूडेंट्स, गाइनोशियम।
गायनोशियम जो होता है ये फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। अभी हमने डिस्कस किया एंड्रोशियम के बारे में, वो जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। जब हम बात कर रहे हैं गायनोशियम की तो यह पुष्प का यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। गायनोशियम अथवा अधिक यानी एक अथवा अधिक कार्पल से निर्मित होता है। गायनोशियम में अगर एक कार्पल है तो उसे आप मोनोकार्पेलरी कंडीशन कहते हैं, अगर दो कार्पल है तो उसे आप बाई कार्पेलरी, अगर तीन कार्पल है तो ट्राई कार्पेलरी, इस तरीके से उसे हम कैटेगराइज करते हैं। प्राय पुष्प के सभी अंडक मिल करके एक संयुक्त अंडाशय बनाते हैं जिसे हम सिनकार्पस कहते हैं। जब ये आपस में फ्यूज होते हैं तो सिनकार्पस कंडीशन होती है, ठीक है। परंतु रेननकुलस, कैम्बोबा, मंगोलिया में देखने को मिलता है आदि कुछ वंशों में यद्यपि प्रत्येक पुष्प में अनेक अंडक होते हैं परंतु प्रत्येक अंडक आपस में सेपरेट रहते हैं, वो जो है सिनकार्पस कंडीशन नहीं शो करते हैं, ठीक है। आपस में पृथक रहते हैं और पृथक अंडाशय बनाते हैं। जायांग की यह दशा जो होती है वो एपोकार्पस कहलाती है। तो यदि मैं आपसे कहूं कि इस पर्टिकुलर फैमिली के अंदर जो गायनोशियम है वो सिनकार्पस कंडीशन को शो कर रहा है तो आप तुरंत समझ जाना कि वहां पर जो कार्पल्स है वो आपस में फ्यूज हैं। अगर मैं आपसे कहता हूं कि यहां पर एपोकार्पस कंडीशन पाई जा रही है यानी कार्पस आपस में फ्यूज नहीं है, इस तरीके से चीजों को आपको समझना है। विकास की दृष्टि से यानी डेवलपमेंट के दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो एपोकार्पस कंडीशन पौधों का एक प्रिमिटिव लक्षण है। गायनोशियम तीनों भागों में स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी में डिफरेंशिएट होता है। मैंने इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी बताया था कि ये जो गायनोशियम होता है इसके तीन इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, ये तीन स्ट्रक्चर्स में डिफरेंशिएट होता है। एक स्टिग्मा होता है, एक स्टाइल होता है, एक ओवरी होती है। वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा जो होता है वो जायांग का शीर्षस्थ भाग होता है और इसका कार्य जो होता है वो पराग के समय परागकण ग्रहण करना होता है, ठीक है। मैंने आपसे बताया था कि एक तरीके से स्टिकी सरफेस प्रोवाइड करता है। वहीं यदि मैं बात करता हूं स्टाइल की तो यह एक दीर्घ बेलनाकार एक तरीके से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स बनाती है और इसका फंक्शन जो है वो वर्तिकाग्र की समुचित ऊंचाई तक उठना है, ठीक है। एक सपोर्टिव स्ट्रक्चर की तरह भी काम करती है और इससे जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो सरलता पूर्वक ग्रहण कर लिए जाते हैं और सीधा ओवरी तक पहुंचाए जाते हैं, ठीक है। तो गायनोशियम का आधारीय भाग जो होता है, जो बेसल पार्ट होता है, वो अंडाशय बनाता है, वहां ओवरी पाई जाती है और यह एक कोष्ठीय अथवा बहुकोष्ठीय हो सकती है। अंडाशय का कार्य जो होता है वो बीजांड धारण करना होता है, ठीक है। ऐसे पुष्प जिसमें पुमंग एवं जायांग दोनों ही उपस्थित हो उसे कहा जाता है बाइसेक्सुअल। मैंने आपसे बताया था कि ऐसे फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं उसे हम बाइसेक्सुअल कहते हैं। और अनेक फ्लावर जो होते हैं वो यूनिसेक्सुअल भी होते हैं, यानी कि मेल फ्लावर अलग होगा, उस पर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होगा जैसे कि एंड्रोशियम, वहीं फीमेल रिप्रोडक्टिव जो फ्लावर होगा वो अलग होगा, उस पर जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट रहता है जैसे कि गायनोशियम, ठीक है। अर्थात उनमें गायनोशियम व एंड्रोशियम में से केवल एक ही अंग उपस्थित होता है, उसे आप यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में यदि पुमंग यानी कि एंड्रोशियम उपस्थित हो तो उसे हम स्टेमिनेट फ्लावर कहते हैं और यदि गायनोशियम उपस्थित हो तो उसे हम पिस्टिलेट कहते हैं, राइट। यानी जब मैं कह रहा हूं कि फ्लावर को डिफाइन करते हुए कि ये पिस्टिलेट भी होता है या इसके अलावा ये जो है स्टेमिनेट भी होता है, तो उससे आप लोग समझ जाइए कि इसमें स्टेमिन भी प्रेजेंट है और पिस्टिल भी प्रेजेंट है, ठीक है। इसके बाद आगे नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स, पुंकेसरी व स्त्री केसरी पुष्प एक ही पौधे में अर्थात मोनोशियस कंडीशन होता है, ठीक है। यानी कि अगर ये दोनों ही स्ट्रक्चर एक ही फ्लावर में हो तो उसे आप मोनोशियस कंडीशन कहते हैं और अगर अलग अलग पाए जा रहे हो तो उसे डायोशियस, यानी कि एक तरीके से यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल से रिलेटेड ही टर्मिनोलॉजी का यूज किया जाता है, मोनोशियस एंड डायोशियस। तो यदि मैं कह रहा हूं कि भाई ये जो पर्टिकुलर फ्लावर है ये मोनोशियस है, इसका मतलब उस पर जो है स्टेमिन भी पाए जा रहे हैं और गायनोशियम भी पाया जा रहा है, ठीक है। अगर वो डायोसियस है तो या तो सिर्फ स्टेमिन प्रेजेंट होगा या गायनोशियम प्रेजेंट होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में, जो बेसिक चीजें हैं उसको मैं कवर कर चुका हूं। और भी काफी सारी बेसिक चीजें हैं जिसे मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपको इसी तरह की और भी वीडियोस चाहिए तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।